मॉडल होता है, मराठी फिल्मों में छोटा मोटा रोल किया हुआ होता है और भी बड़ा हीरो सुपरस्टार बनने की चाहत लेके ऑडिशंस देता रहता है। इसी बीच उसकी शादी भी हो जाती है सुधा नाम की लड़की से। सुधा भी बहुत खूबसूरत होती है, मॉडल टाइप की देखने में होती है और दोनों की शादी होने के बाद सुधा घर परिवार संभालने रखती है और ये छोटा मोटा काम करता रहता है और ऑडिशंस देना जारी रखता है। इसी बीच इसकी बीवी सुधा कहती है, देखो जी, मेरे मौसा जी भी जो है फिल्म प्रोड्यूसर हैं और भोजपुरी फिल्मों को प्रोड्यूस किया हुआ है और बहुत पैसे हैं उनके पास और वो बहुतों को स्टार बना चुके हैं। तो ये गोविंद कहता है, बिल्कुल सही बात कह रही हो, मौसा जी से मिलते हैं। मौसा जी से गोविंद मिलता है। मौसा जी कहते हैं, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आपको मैं हीरो बना दूंगा, स्टार बना दूंगा, स्टार से सुपर स्टार बना दूंगा। लेकिन इसी बीच 2 से 2.5 साल के बाद गोविंद का लाश खंडाला के एक जंगलों में मिलता है और ये लाश गुमनाम होता है। फिर पुलिस तहकीकात करती है, फिर पता लगाया जाता है इस कहानी में क्या क्या हुआ, किस रिश्ते पे आप भरोसा करोगे, किस रिश्ते ने दागदार किया। ऐसा नहीं था जो ये लोग मूर्ख थे, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन इतने अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन्होंने रिश्तों की ऐसी की तैसी कर दी और आपको हर एक रिश्तों से भरोसा उड़ जाएगा इस कहानी को सुनने के बाद। दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम कुंडली 1। मैं शिव दुबे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन तो बजाना भूले ही नहीं, जिससे कि जो सच्ची खबर आपके पास मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूं वो जल्दी आपके सामने पहुंचे। दोस्तों, आज की जो कहानी है एक मौसा, एक भांजी और एक दामाद के बीच की है। यहाँ पे जो फिल्म प्रोड्यूसर होते हैं नाभिक कुमार, गोविंद जो एक मॉडल होता है, छोटा मोटा रोल कर चुका होता है मराठी फिल्मों में, और उसकी बीबी सुधा। तो ये गोविंद जो है अपने मौसा जी के पास, सासुआ मौसा होते हैं, सास वाला ससुर वाला मौसा, उसके पास जाता रहता है, ऑडिशंस देता रहता है, छोटा मोटा काम भी कर रहा होता है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही होती है। इसी बीच जो सुधा होती है, सुधा कहती है जब गोविंद मॉडल बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकती, मैं तो इतनी सुंदर हूँ, बड़ा पूरा शरीर है। तो गोविंद से डिस्कस करती है, लेकिन गोविंद कहता है तुम रहने दो, मैं तो कर ही रहा हूँ, तुम घर संभालो। लेकिन ये जो अपना सुधा होती है जिद पे अड़ जाती है और एक दिन मौसा जी से मिलती है। मौसा जी कहते हैं, क्यों नहीं, तुम तो और अच्छी मॉडल बनोगी, तुम्हें तो सुपर स्टार बना दूंगा, तुम्हारे कदमों में लाइन लगी होगी फिल्मों की, सीरियल्स की। अब सुधा सुन के ये बात भूल जाती है और डेली मौसा जी के पास पहुंच जाती है, उनकी ऑफिस संभालने लग जाती है, ऑडिशंस देने लग जाती है और मौसा जी भी छोटे छोटे कपड़ों में सुधा के ऑडिशंस लेने लग जाते हैं, बहकी बहकी बातें करने लग जाते हैं। सुधा को ये उम्मीद था जो मौसा सुपर स्टार बना देंगे। सुधा सारी बात मौसा जी की समझ रही थी, लेकिन वो इग्नोर करती रही और मौसा जी के हाँ में हाँ मिलाती रही। इसी बीच एक दिन सुधा छोटे छोटे कपड़ों में, यूं कहे तो 2 कपड़ों में, मात्र 2 कपड़ों में अपने मौसा जी को ऑडिशन दे रही थी और उस रूम में सिर्फ वो और उसके मौसा नाभिक कुमार थे। सुधा और नाभिक कुमार थे। दोनों के बीच ऑडिशन लेते लेते नाभिक कुमार सोचते हैं आज सुधा का फिल्म ही बना देते हैं। अब नाभिक कुमार सुधा को पकड़ लेते हैं और दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं और नाभिक कुमार सुधा की फिल्म बनाने लग जाते हैं। यूं कहे तो शारीरिक संबंध बनाने लग जाते हैं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर चलता रहा। अब मानो जो नाभिक कुमार है इसके ऊपर सुधा का तो भूत सवार हो गया। अगर सुधा को ये ना देखते तो बेचैन हो जाते। डेली इनको सुधा चाहिए और सुधा आती भी और सुधा खुशी खुशी उनके साथ हर रिश्ता बनाने भी लग गई, क्योंकि वो जानती थी जो मौसा जी कम से कम तो भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन तो बना ही देंगे। अब मौसा जी भी मजे लेने लग जाते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चलने लग जाता है। चलते चलते एक दिन गोविंद गायब हो जाता है। गोविंद और सुधा कहीं जा रहे थे, लेकिन वहां से लौटने के बाद गोविंद सुधा को कहता है जो मेरे पास एक फोन आया है, वहां ऑडिशन है, तुम घर चली जाओ, मैं आता हूं। और वो चली जाती है और ये ऑडिशन देने चला जाता है, लेकिन ये घर लौटकर नहीं आता। यहाँ पे सुधा
और गोविंद का भाई नाविक कुमार पुलिस में एफआईआर लिखाते हैं, जो मेरा भाई गुम है, गायब है, आ नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। तो पुलिस एफआईआर लिख लेती है और एफआईआर लिखने के बाद जो गुमशुदगी का रिपोर्ट होता है, वो पोस्टर होता है, वो पोस्टर इसके घर वाले लगा देते हैं। लगाने के बाद जो लगाने के बाद जो ये पुलिस वाले होते हैं। और अच्छा, इधर जो है खंडाला के साइड में पुलिस वालों को गोविंद का लाश मिलता है। जब लाश मिलता है तो जहां गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी और जहां लाश मिलता है उस बीच में दूरी होती है। तो इस लाश को पहचानना और पुलिस वाले इसको गुमनाम लाश मान के इसका पोस्टमार्टम करा देते हैं। पोस्टमार्टम कराने के बाद मर्चरी में डलवा देते हैं और मर्चरी में डलवाने के बाद इस केस के लिए 10 लोगों की टीम बना के तहकीकात शुरू कर देते हैं। और तो तहकीकात शुरू कर देते हैं, लेकिन 10 दिनों तक पुलिस की हाथ खाली रहती है। इसी टीम में से एक लड़का अपने घर पुणे जा रहा होता है, तो पुणे रेलवे स्टेशन पे एक गुमशुदगी का पोस्टर देखता है। उस पोस्टर का फोटो खींचता है। फोटो खींचने के बाद अपने थाने में अपने टीम में व्हाट्सएप कर देता है। व्हाट्सएप जब करता है, सीनियर लोग देखते हैं, तो वो देखते हैं तो चेहरा मिलाने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा चेहरा मिलता है। फिर जो उस पोस्टर पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, उस मोबाइल नंबर पे फोन करते हैं। वहां से गोविंद का भाई अनिकेत और उसकी बीबी सुधा दौड़ी हुई बदहवास हालत में थाने दौड़ के आती है। थाने आने के बाद पुलिस वाले सारी बात बताते हैं, लाश दिखाते हैं। ये लोग देखते हैं, लाश की पहचान करते हैं और उसके बाद पुलिस वालों को थोड़ी सी राहत आती है। लेकिन अभी तो मर्डर हुआ था, अभी तो कहानी की शुरुआत थी। पुलिस वाले कहते हैं, जो भाई ये कैसे हुआ, आपको किस पे डाउट है, कब से गायब है, क्या हुआ? सुधा कहती है, जी हम लोग ऐसे ऐसे गए थे, इनके पास कोई फोन आया, ये ऑडिशन देने चले गए, मैं घर चली गई, ऐसे काफी बार हो चुका था, लेकिन उसके बाद ये लौट कर नहीं आए और फिर हमने थाने में एफआईआर लिखा दी, गुमशुदगी की पोस्टर लगवा दी। इसी बीच पुलिस वाले की नजर उस पोस्टर पे और लाश पे गई, तो पुलिस वालों को ये हुआ, जो इस लाश का जो फोटो है और ये जो पोस्टर पे फोटो है, ये पोस्टर वाला फोटो बहुत पुराना है, आपने नया फोटो क्यों नहीं लगाया? आजकल तो हर पल लोग फोटो खींच लेते हैं, सेल्फी ले लेते हैं, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? तो सुधा कहती है, देखो जी, जो हमारे गोविंद पति थे, इनसे मेरी झगड़ा लड़ाई होती रहती थी और ये कभी कभी जाते थे तो 10-10 दिन लौट कर नहीं आते, तो मैं चाहती थी ये लौट करना है, इसलिए इस बार पुराना फोटो लगा दिया। पुलिस वाले कहते हैं, चलो ये बात मान लेते हैं। पुलिस वालों को डाउट भी होता है सुधा पे, लेकिन कोई फुल प्रूफ था नहीं, तो सुधा को शहर छोड़कर न जाने की हिदायत देकर पुलिस वाले छोड़ देते हैं। उसके बाद जो अनिकेत होता है, वो अनिकेत कहता है, देखो जी, मेरी भाभी का एक मौसा है जो फिल्म प्रोड्यूसर है, भाभी का वहाँ डेली आना जाना होता था और हमें डाउट है। भैया 1-2 बार नाराज भी हुए थे। पुलिस वाले फिर मौसा का नंबर लेते हैं, अपने इस जो सुधा होती है इसका नंबर लेते हैं और गोविंद का नंबर लेते हैं और ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। ट्रैक करते हैं तो पता चलता है एक नंबर है जिस पे गोविंद भी बात करता था, सुधा भी बात करती थी, लेकिन सुधा ज्यादा बात करती थी, रात में भी बात किया करती थी। तो दोस्तों, फिर जिस नंबर पे बात होता था वो और कोई नहीं, फिल्म प्रोड्यूसर नाभिक कुमार सुधा का मौसा था। सुधा के मौसा को पकड़ा जाता है, बात किया जाता है, सारी तहकीकात की जाती है। तो मौसा जी कहते हैं, ये तो मेरी भांजी है, मैं इससे बात करूं, मेरे रिलेटिव की है, मैं इसको मॉडलिंग सिखा रहा था, तो मैं तो बात करूंगा ही। पुलिस वाले भी कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब पुलिस वालों के हाथ फिर से खाली हैं। अब पुलिस वाले और तहकीकात करते हैं और जोर लगाते हैं, दिमाग पे और असर डालते हैं। तो एक नंबर ऐसा आता है जिस नंबर का मालिक कोई नहीं होता, फ्रॉड तरीके से लिया हुआ होता है और वो नंबर एक्टिव होता है। और उस दिन जो गोविंद था वो शाम को 5 बजे नाभिक कुमार के ऑफिस भी गया था। अब इन सब बातों से जब नाभिक कुमार को फिर उठाया जाता है, जो भाई लास्ट में तो आपके पास ही था और ये नंबर का मालिक कौन है? पुलिस वाले तहकीकात करते हैं तो यूज वही करता था, मालिक कोई नहीं था उसका। नाभिक कुमार को फिर अरेस्ट किया जाता है और सख्ती से पूछी जाती है सारी बात। फिर नाभिक कुमार, देखो जी, पुलिस जब अपने पे आता है ना तो मुर्दा भी हंस हंस के बोलने लग जाता है। चाहे कितना भी हमारा कानून अंधा है, लेकिन उसका हाथ बहुत लंबा है, किसी के गले में पड़ जाए तो वो बोलना शुरू कर देता है। इसी तरीके से नाभिक कुमार सारी पोल खोलता है, बोलना शुरू कर देता है
और सारी बात बताता है, अपने रिश्ते और सुधा के रिश्ते के बारे में बताता है। उसके रिश्ते के बारे में गोविंद को सारी बात पता लग गई थी, ये भी बताता है। फिर उसके बाद गोविंद ने मना कर दिया था सुधा को उससे मिलने के लिए, और वो बेचैन रहता था क्योंकि हर पल उसके आंखों में, उसके जिस्म के भूख में सिर्फ सुधा नजर आती थी। और इसीलिए उसने गोविंद को रास्ते से हटाने की ठाना, जिसके अंदर सुधा का कोई हाथ नहीं था। ये प्रूफ हो गया। और जो नाभिक कुमार था उसने भी माना, जो अगर सुधा को ये बात पता होता तो सुधा ऐसा करने नहीं देती। इस वजह से हमने सुधा को कुछ बताया नहीं और हमने उसका कांड कर दिया। शाम को उसको एक फिल्म का साइट दिखाने के लिए ले गया और वहां पे पहले तो नाभिक कुमार ने नकली बंदूक से उसको गोली मारा। वो इसलिए हो गया क्योंकि नाभिक कुमार जो है फिल्म प्रोड्यूसर था और उसके पास नकली बंदूक हुआ करते थे। उस दिन वो असली पिस्टल रखने के बजाय नकली पिस्टल रख लिया गलती से, और गोविंद को जब नकली से मारा तो उसको लग गया ये मरा नहीं है। फिर उसके बाद नाभिक कुमार अपने बॉडीगार्ड का पिस्टल निकाला और फट से उसको 2 गोली मार दिया, और जो 2 गोली असली वाले मारे थे उसके खोखा लेके चल दिया और नकली वाले बंदूक का खोखा वहीं रहने दिया, जिससे पुलिस भी गुमराह हो जाए दोस्तों। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, कानून तो कानून है। नाभिक कुमार को धर दबोचा और उसको सजा हो गई और वो जेल का खाना खा रहा है। इधर सुधा अपने मौसा के भूख मिटने के बाद भी, अपने पति को खोने के बाद अकेली रह रही है। और गोविंद मॉडल बनते बनते ऊपर का मॉडल बन गया, ऊपर चला गया। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? रिश्ता का जो तार तार हुआ था, रिश्ता का जो ऐसी की तैसी हुई थी, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? क्या आप क्या सजा चाहते हैं नाभिक कुमार के लिए, ये भी कमेंट में बताइएगा। और फिर आप लोगों के सामने हाजिर होता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।